टेक्नोलॉजीज के कुछ इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग से पहले ही 50% का नुकसान हो चुका है। बात हजम नहीं हुई ना, बट रियलिटी में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आईपीओ के फाइल होने से पहले ही अनलिस्टेड मार्केट में टाटा टेक्नोलॉजी शेयर का प्राइस लगभग 1000 रुपए चल रहा था। पर जब कंपनी ने आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 500 रुपए डिक्लेयर किया, तब जिन्होंने भी अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदा था उन सब को लॉस हो गया। लेकिन अनलिस्टेड मार्केट और आईपीओ प्राइस में इतना डिफरेंस, क्या इस कंपनी की वैल्यूएशन सही है? क्या ये कंपनी लिस्ट होने के बाद 1000 पर वापस ट्रेड कर सकती है? तो चलिए बात करते हैं 5 रीजंस जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाते हैं और 5 रीजंस जो इस आईपीओ को रिस्की बनाते हैं। After almost 2 decades, a Tata Group firm, Tata Technologies, will be hitting the street with an IPO. 19 साल बाद टाटा ग्रुप का नया आईपीओ आने वाला है। अब मैं आपको ये सब बताकर बोर तो नहीं करूंगी कि ये आईपीओ 3000 करोड़ का है, जिसका प्राइस बैंड 475 से 500 पर शेयर का है और ये 22 नवंबर को ओपन हो चुका है। बल्कि मैं आपको सबसे पहले कंपनी के एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स के बारे में बताऊंगी, जिसके लिए 90% जनता एक्साइटेड है। सो ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय टाटा टेक का ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 360 चल रहा है। दैट मींस 72% लिस्टिंग गेन्स के चांसेस हैं। साथ ही फर्स्ट डे पे अराउंड 4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि आउटस्टैंडिंग डिमांड को हाईलाइट करता है। पर अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग गेन्स, इस कंपनी का बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं किसी कंपनी को नया कार लॉन्च करना है, तो टाटा टेक्नोलॉजीज इस कार का कॉन्सेप्ट डिजाइन करेगी, जैसे इस कार में कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, उनका डिजाइन कैसा होगा, हर कंपोनेंट का कितना वेट और कॉस्ट होगा, जिससे ये कार टारगेट कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल बन सके। भारी शब्दों में इसे इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये आईपीओ क्यों अट्रैक्टिव है। नंबर 1, ग्रोइंग मार्केट साइज। सबसे पहला रीजन है ग्रोथ ऑफ ईआरडी मार्केट साइज, आउटसोर्स्ड मार्केट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी ऐसा मार्केट जो दूसरी बड़ी कंपनीज के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मैन्युफैक्चर, रिसर्च या डिजाइन करता है। 2022 में इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये मार्केट 14 से 16% के सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन सर्विस प्रोवाइडर से 2 गुना ज्यादा है। ईआरडी आउटसोर्स्ड मार्केट का अप्रॉक्स 24% शेयर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है और 2026 तक इससे ग्लोबल मार्केट 11 से 13% तक बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा टाटा टेक जैसी कंपनीज को होगा। नंबर 2, ग्रोइंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का 80% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कार के इंजीनियरिंग और डिजाइन से रिलेटेड सर्विसेज से आता है। बाकी 20% रेवेन्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से आता है, जिसमें कंपनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सेल करती है, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को मैनेज करती है और कंसल्टिंग सर्विसेज भी देती है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023 का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और एबिडा मार्जिन भी 16.2 से 18.6% हो गया है। एबिडा मार्जिन ये बताता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमा रही है, तो रेवेन्यू के साथ साथ एबिडा मार्जिन बढ़ा, ये एक अच्छा साइन है। नंबर 3, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया के साथ साथ इस कंपनी का कस्टमर बेस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी है। इन दोनों रीजन से टोटल अप्रॉक्स 40% रेवेन्यू आता है। हर साल डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम होती है, तो इस कंपनी को फॉरेन सेल्स पर ज्यादा रुपए मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली सेल्स की वैल्यू रुपए में ज्यादा होगी। तो फायदा हुआ टाटा टेक का। नंबर 4, ईवी रेवोल्यूशन। बट इन सबसे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कंपनी में आने वाले ईवी रेवोल्यूशन को हैंडल करने की कैपेसिटी है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम सब ने देखा टाटा टिगोर के ईवी लॉन्च से, जिसे एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया। ये हो पाया क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज ने टाटा मोटर्स की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन को ही इलेक्ट्रीफाई किया, जिससे टाटा मोटर्स को ईवी के लिए नई फैक्ट्री नहीं खरीदनी पड़ी, न खोलनी पड़ी और इस कॉस्ट सेविंग को कस्टमर्स तक पास ऑन किया गया। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स जो इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब जो 5th पॉइंट है ना, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, उसकी बात करेंगे हम इस वीडियो के एंड में, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि ये आईपीओ क्यों रिस्की है। नंबर 1, लेस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। हमने जितना भी इस बिजनेस के बारे में जाना है, उससे ये हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के टारगेट क्लाइंट्स दुनिया के टॉप कार मैन्युफैक्चरर्स है, जिस वजह से इस कंपनी का कस्टमर बेस लिमिटेड हो जाता है। दुनिया के टॉप 10 ऑटोमेटिव ईआरडी स्पेंडर्स में से 6 के साथ कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। ऐसे में कंपनी के लिए नए बड़े क्लाइंट्स जो हेवीली रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेंगे वो लिमिटेड ही है। कंपनी का 60% रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से ही आता है। टॉप 5 क्लाइंट्स में आते हैं टाटा मोटर्स, जैगवार लैंड रोवर, जेएलआर के अलावा टाटा मोटर्स की बाकी सब्सिडरीज
और विनफास्ट जो कि एक ईवी मैन्युफैक्चरर है। बाकी के क्लाइंट्स जैसे एयरबस, मैक्लेरन, होंडा, फोर्ड, ये बाकी के 40% रेवेन्यू ब्रैकेट में आते हैं। इन टॉप 5 क्लाइंट्स के साथ कंपनी मास्टर अग्रीमेंट करती है जो कि 3 से 5 साल तक के लिए होते हैं। यानी एक बार अग्रीमेंट हो गया तो 3 या 5 साल के लिए कंपनी का रेवेन्यू फिक्स हो जाता है। पर अगर इनमें से एक भी क्लाइंट अग्रीमेंट वापस रिन्यू नहीं करता है तो कंपनी का रेवेन्यू एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। ये एक नेगेटिव साइन है क्योंकि कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए एक लिमिटेड क्लाइंट बेस पर ही डिपेंडेंट है। बट इसमें कंपनी का एक फायदा भी है क्योंकि वन ऑफ द टॉप क्लाइंट्स खुद टाटा मोटर्स है जो कि रेवेन्यू में 35% कंट्रीब्यूट करता है। अब टाटा मोटर्स अपने घर की कंपनी को छोड़कर किसी और कंपनी के पास तो जाएगी नहीं, तो इतना रेवेन्यू पोर्शन तो फिक्स्ड ही है। नंबर 2, इंक्रीज इन एट्रिशन रेट। किसी भी सर्विस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स और सबसे बड़ा कॉस्ट है एम्प्लॉयज। अगर क्वालिफाइड एम्प्लॉयज बहुत कम टाइम में कंपनी लीव करते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ेगा। कंपनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएगी और कंपनी को बार बार नए एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा जिसमें कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और प्रॉफिट भी कम होगा। प्लस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से कितनी बेहतर है ये भी उनके सीनियर इंजीनियर्स पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए इस कंपनी का अट्रिशन रेट यानी हर साल कितने एम्प्लॉयज कंपनी लीव कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में कंपनी का अट्रिशन रेशियो 11% था जो 2022 में 25% हो गया था और 2023 में ये रेशियो लगभग 22% था। इसका एक रीजन हो सकता है सैलरी डिक्रीज। जहां 2021 में कंपनी के टोटल एक्सपेंस का 57% एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में जाता था, वहीं 2022 में ये 50% और 2023 में ये 52% हो गया है। नंबर 3, इंक्रीज इन एम्प्लॉयज कॉस्ट। कंपनी ने अपने DRHP में मेंशन किया है कि आने वाले सालों में इंडियन इंजीनियरिंग और IT सर्विस इंडस्ट्री में सैलरीज आर गोइंग टू इंक्रीज एट अ फास्टर रेट देन इन द पास्ट। इससे कंपनी अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्टिव प्राइस कोट नहीं कर पाएगी जिससे अपने पीयर्स से compete करना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 4, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन एस्टिमेट्स। कंपनी का प्रॉफिट इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपने कॉस्ट को कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकती है। लेट मी एक्सप्लेन। कंपनी जनरली 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। पहला फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा टाइम एंड मटेरियल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क और टाइमलाइन पहले से डिफाइंड होता है जिसके लिए कंपनी एक फिक्स्ड अमाउंट चार्ज करती है, जबकि टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी हर महीने बिल रेज करती है और अकॉर्डिंग टू द वर्क डन ही पेमेंट लेती है। अब टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क भी कम है क्योंकि कंपनी अपने हर मंथ के कॉस्ट के हिसाब से बिल रेज करती है। बट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को इन्फ्लेशन रेट, सैलरी एक्सचेंज रेट, फ्लक्चुएशंस और ऐसे कई सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है और ऐसे फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए एक्यूरेटली अपना कॉस्ट प्रेडिक्ट करना होता है। अगर कंपनी फेल होती है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनप्रॉफिटेबल हो जाता है। करंटली कंपनी का अप्रॉक्स 60% रेवेन्यू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट और बाकी 40% रेवेन्यू टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट से आता है। नंबर 5, लो मार्जिन देन कॉम्पिटिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अपना DRHP में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, KPIT टेक्नोलॉजीज और टाटा ELXI को अपने कॉम्पिटिटर्स बताया है। But we think the closest competitor is KPIT. टाटा ELXI और L&T are more diversified. टाटा ELXI जो कि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है उसका सिर्फ 45% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, जबकि टाटा टेक्नोलॉजीज का अप्रॉक्स 80% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में KPIT और टाटा टेक दोनों का मार्जिन अप्रॉक्स 19% था। वहीं 6 महीने पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2023 में KPIT का EBITDA मार्जिन 20% है जबकि टाटा टेक का 18.39% है, जो कि टाटा टेक को थोड़ा सा रिस्की बनाता है। तो ये थे 5 पॉइंट जो इस IPO को रिस्की बना रहे हैं। तो क्या अब ये वीडियो खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन की बात तो अभी बाकी है। नंबर 5, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। ये पूरा IPO एक ऑफर फॉर सेल है, यानी आपके पैसे कंपनी के पास नहीं जाएंगे। इस IPO को लाया है इसलिए जा रहा है ताकि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स बेचकर एग्जिट कर सके। ऐसे में वैल्यूएशन चेक करना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक शेयर महंगा है या सस्ता ये पता चलता है पी रेशियो को कंपेयर करके। पीई रेशियो ये बताता है कि हर एक रुपए की कमाई के लिए आप आज कितना रुपए देंगे। KPIT टेक का ये रेशियो 80 है जबकि टाटा टेक का ये रेशियो 32 है, जिससे ये पता चलता है कि पीएस की कंपैरिजन में ये शेयर सस्ता तो है। पर क्या ये वैल्यूएशन रिस्क को जस्टिफाई करता है? बिकॉज ऑटोमोबाइल एक हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्री है, मतलब समय के साथ गिरती है और समय के साथ बढ़ती है और ये इंडस्ट्री ऑलरेडी अपने पीक पे रन कर रही है। सो क्या अभी इस इंडस्ट्री में एंटर करना सही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और ये वीडियो उनके साथ शेयर करना जो टाटा टेक की IPO को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। मैंने आपको बता दिया है 5 पॉइंट की ये IPO अट्रैक्टिव क्यों है और 5 पॉइंट ये रिस्की क्यों है। नाउ यू कैन डिसाइड। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।